तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि एफआईआर से जुड़ी सबसे ज़रूरी बातें समझें। भाई है क्या, दर्ज कैसे होती है, पुलिस मना करे तो क्या कर सकते हैं, और हाँ, नए कानून से क्या बदला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये एफआईआर आखिर है क्या चीज़? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एफआईआर वो पहली लिखित जानकारी होती है जो किसी संज्ञेय यानी गंभीर किस्म के अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी को दी जाती है। इसी के आधार पर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। इसका जिक्र अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के सेक्शन 173 में मिलता है। आपने संज्ञेय कहा, मतलब कॉग्निजेबल। ये क्या होता है, थोड़ा और समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो ज्यादा गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे मान लीजिए हत्या, लूट, बलात्कार। इनमें पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार करने और तुरंत जांच शुरू करने का अधिकार होता है। मकसद होता है कि सबूत नष्ट न हो या अपराधी फरार न हो जाए। अच्छा, और जो कम गंभीर अपराध होते हैं? हाँ, जो कम गंभीर मामले होते हैं उन्हें असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं। उनकी जानकारी पुलिस एक अलग रजिस्टर में लिखती है जिसे एनसीआर कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और इन मामलों में जांच शुरू करने से पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट की इजाजत लेनी पड़ती है। समझ गया। तो एफआईआर दर्ज करानी हो तो कहाँ जाएं? सीधे पुलिस स्टेशन? हाँ, देखिए, पहला रास्ता तो यही है कि आप पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज को सूचना दें। अगर उन्हें लगता है कि मामला संज्ञेय है तो वो एफआईआर लिखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि ये असंज्ञेय है तो जैसा मैंने कहा, एनसीआर में एंट्री करके आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहेंगे। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाना। आप वहाँ अपनी शिकायत, जिसे कंप्लेंट कहते हैं, दर्ज करा सकते हैं। मजिस्ट्रेट फिर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने या मामले की जांच करने का निर्देश दे सकते हैं। तो ये एफआईआर, कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट, जिसे आम भाषा में चार्जशीट या चालान कहते हैं, ये सब अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अभी बताइए कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती कैसे है? मान लीजिए कोई फोन पर या मौखिक जानकारी देता है। हाँ, तो बीएनएसएस का सेक्शन 173 कहता है कि सूचना मौखिक हो, लिखित हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दी जा सकती है। अगर सूचना मौखिक या फोन पर दी गई है तो पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वो उसे लिखे, फिर उसे पढ़कर सूचना देने वाले को सुनाए। उस पर सूचना देने वाले के दस्तखत लिए जाएंगे और उसकी एक कॉपी, ये जरूरी है, मुफ्त में दी जाएगी। अच्छा, क्या महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए कोई खास नियम भी है? जी हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ खास अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं, जैसे बलात्कार या पीछा करना यानी स्टॉकिंग, ऐसे मामलों में जानकारी किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जानी चाहिए। और अगर सूचना देने वाली महिला शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है तो पुलिस अधिकारी को उनकी सुविधा की जगह पर जाकर जरूरत पड़े तो इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की मदद से बयान लेना होगा। और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में होता है, क्या पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना हमेशा जरूरी है? क्या वो मना कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है और इस पर ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस को मिली जानकारी से पहली नजर में किसी संज्ञेय अपराध का होना पता चलता है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। पुलिस इसमें कोई आनाकानी नहीं कर सकती या फिर शुरुआती जांच के नाम पर एफआईआर को टाल नहीं सकती। तो मतलब एफआईआर से पहले कोई जांच, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हो सकती? सामान्य तौर पर नहीं, खासकर ये पता लगाने के लिए कि जानकारी सच्ची है या झूठी, इसके लिए तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन कोर्ट ने कुछ अपवाद भी बताए, जैसे मान लीजिए कोई पारिवारिक झगड़ा है या व्यापारिक लेन देन का मामला है या एफआईआर दर्ज कराने में बहुत ज्यादा देरी हो गई है, तो ऐसे मामलों में पुलिस ये पता लगाने के लिए कि अपराध संज्ञेय बनता भी है या नहीं, एक सीमित दायरे में प्रारंभिक जांच कर सकती है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ अपराध की प्रकृति, कॉग्निजेबल और नॉट, तय करना है, न कि शिकायत की सच्चाई जांचना। और अगर जांच में संज्ञेय अपराध पाया गया तो एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर नहीं पाया गया तो भी शिकायतकर्ता को 7 दिन के अंदर इसकी सूचना देनी होगी कि मामला क्यों बंद किया जा रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि एफआईआर दर्ज न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इन सब के बावजूद पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं लिखी जाती, तब आम आदमी क्या करे? अगर थाने में सुनवाई नहीं होती तो पहला कदम है
जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट एसपी या उनसे ऊंचे पद के अधिकारी को लिखित में सूचना भेजना। आप रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। एसपी या तो खुद जांच करेंगे या फिर अपने अधीन किसी अधिकारी को एफआईआर दर्ज करके जांच करने का आदेश देंगे। और अगर एसपी साहब भी कुछ ना करें तो? अगर वहां से भी राहत ना मिले तो फिर दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है सीधे इलाके के मैजिस्ट्रेट के पास जाना। आप मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत रख सकते हैं और मैजिस्ट्रेट चाहें तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि आदेश देना या न देना मैजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है। समझ गया। अब एक और अहम पर, कोर्ट में एफआईआर की सबूत के तौर पर क्या वैल्यू है? क्या ये अपने आप में एक सबूत है? नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। एफआईआर अपने आप में कोई ठोस या सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं मानी जाती। इसका मुख्य इस्तेमाल होता है सूचना देने वाले व्यक्ति ने बाद में कोर्ट में जो गवाही दी उसकी पुष्टि करने के लिए, corroboration, या ये दिखाने के लिए कि उसके पहले बयान और कोर्ट के बयान में विरोधाभास है, contradiction। अच्छा, कोई अपवाद भी है इसका? हाँ, एक महत्वपूर्ण अपवाद है मृत्युकाले कथन यानी डाइंग डेक्लेरेशन। अगर किसी व्यक्ति ने मरने से ठीक पहले कोई बयान दिया है और वो एफआईआर का हिस्सा है तो उसे कोर्ट में अहम सबूत माना जा सकता है। एक और स्थिति है, अगर मान लीजिए आरोपी खुद ही एफआईआर दर्ज कराए और उसमें अपना जुर्म कबूल करे, तो पुलिस के सामने किया गया ऐसा कबूलनामा कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य नहीं होता। हाँ, लेकिन उस बयान के वो हिस्से जिनमें जुर्म कबूल नहीं किया गया है वो शायद केस में प्रासंगिक हो सकते हैं। मतलब एफआईआर केस की शुरुआत है, अंत नहीं। अच्छा, अब जरा नए कानून यानी बीएनएसएस और पुराने सीआरपीसी की तुलना करें। एफआईआर के लिहाज से मुख्य बदलाव क्या दिखते हैं? कुछ मुख्य बदलाव हैं। पहला तो जैसा हमने कहा, सेक्शन नंबर बदल गया है। सीआरपीसी का सेक्शन 154 अब बीएनएसएस का सेक्शन 173 हो गया है। दूसरा, नए कानून में एक महत्वपूर्ण वाक्यांश जोड़ा गया है, क्षेत्राधिकार के बावजूद, इरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया। ये असल में जीरो एफआईआर की अवधारणा को कानूनी मान्यता देता है। जीरो एफआईआर वो क्या है? बताता हूँ। तीसरा बड़ा बदलाव है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर यानी ईएफआईआर का स्पष्ट उल्लेख। और चौथा, कुछ अपराधों के लिए जिनकी सज़ा 3 से 7 साल के बीच है, उनमें अगर अपराध की प्रकृति को लेकर शक है तो एफआईआर से पहले अधिकतम 14 दिनों की प्रारंभिक जांच का प्रावधान अब साफ तौर पर कानून में लिख दिया गया है। अच्छा, तो ये जीरो एफआईआर और ईएफआईआर को थोड़ा और विस्तार से बताइए। आप किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, भले ही वो घटना उस थाने के इलाके में न हुई हो। वो थाना एफआईआर दर्ज कर लेगा, उसे एक 0 नंबर देगा और फिर जांच के लिए सही जुरिस्डिक्शन वाले थाने को भेज देगा। इससे पीड़ित को तुरंत मदद मिल जाती है, उसे भटकना नहीं पड़ता। और ईएफआईआर? ईएफआईआर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराना। नए कानून में ये प्रावधान है कि सभी राज्य सरकारें इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल या व्यवस्था बनाएंगी। इसे घर बैठे एफआईआर दर्ज कराना संभव हो सकेगा, जो कि एक बड़ा कदम है। तो काफी कुछ बदल रहा है और प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में क्या कहेंगे? निचोड़ यही है कि एफआईआर आपराधिक न्याय प्रणाली का एक बेहद महत्वपूर्ण शुरुआती दस्तावेज है, खासकर संज्ञेय अपराधों के लिए। नए कानूनों ने जीरो एफआईआर और ईएफआई जैसी चीज़ों को शामिल करके इसे दर्ज कराने की प्रक्रिया को और सुलभ बनाने का प्रयास किया है। और साथ ही ललिता कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे वो ये पक्का करते हैं कि पुलिस संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करने से बच ना सके। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार करने लायक बात ये भी उभरती है कि एक तरफ एफआईआर दर्ज करने की अनिवार्यता है और दूसरी तरफ कई बार झूठी शिकायतों की भी संभावना रहती है। तो इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि न्याय प्रभावी ढंग से हो सके? हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।